नमस्कार। ये मेरा छठा व्याख्यान जो हिंदी कंपलसरी का है। बीए सेमेस्टर 5 हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी। और पुस्तक का नाम है गबन। पिछला 5वां व्याख्यान जो था वो इस प्रश्न पर हम चर्चा कर रहे थे कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर, उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए या गबन उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए, ऐसा प्रश्न था। तो इस प्रश्न के रूप में हमने आधा प्रश्न 5वें व्याख्यान में पूर्ण किया था और आधा प्रश्न ये 6वें व्याख्यान में पूरा करेंगे। तो हमने पूर्व भूमिका यानी प्रेमचंद जी की बात बताई थी प्रस्ताव या पूर्व भूमिका में। फिर उनके पारंपरिक 6 तत्वों की चर्चा की थी। ये 6 तत्वों के नाम हमने बताए थे। पुनः आपसे साथ जोड़ देता हूँ आपको इस नाम को। पहला तत्व है कथानक या कथा वस्तु। दूसरा जो तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। तीसरा जो तत्व है वो है संवाद एवं कथोपकथन। चौथा तत्व है नंबर 4, वो है देशकाल और वातावरण। 5वां जो तत्व है वो है भाषा शैली का। और छठा और अंतिम जो उसके तत्व है वो है उद्देश्य। तो ये 6 तत्वों के आधार पर आप किसी भी उपन्यास का मूल्यांकन, समीक्षा, आलोचना आप कर सकते हैं। मैंने 3 तत्वों की चर्चा आगे कर दी है। आज हम बाकी जो 3 तत्व है उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें है सबसे नंबर 4 पर देशकाल और वातावरण। मैंने आगे आपको बताया था कि देशकाल और वातावरण किसको कहते हैं, या तो देशकाल और वातावरण क्या है, जिस युग में जिस समय जो कुछ लिखा जाए उसी युग का, उसी समय का वातावरण, उसको देशकाल और वातावरण कहा जाता है। तो देखिए, उपन्यास में वातावरण का या देशकाल का अधिक महत्व होता है, क्योंकि वातावरण की यथार्थता से कथा में सजीवता आ सकती है। यह उपन्यास 1930 के आसपास लिखा गया है। उस समय गांधी जी का व्यापक प्रभाव था। सामाजिक एवं राजकीय चेतना जागृत हो चुकी थी। जनता ने राजनीति में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था। लेखक ने इस उपन्यास में इस समय के वातावरण का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस समय जो वातावरण है उसी समय का वातावरण इसमें होना चाहिए। ये 30 के आसपास लिखा हुआ उपन्यास है। तो आप जानते हैं कि गांधी आ गए थे 1914-15 में, सक्रिय रूप से भारत राजनीतिक रूप में उभर चुके थे। और तत्कालीन जो लेखक है वो अपनी कृतियों के माध्यम से गांधी के, महात्मा गांधी के जो असहयोग आंदोलन और गांधी जी की जो विचारधारा थी जिसको हम गांधी विचारधारा कहते हैं, उस विचारधारा से तत्कालीन लेखक और आम जनता भी जागृत हो चुकी थी। तो तत्कालीन समाज में गांधी जी का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को इन उपन्यासों के माध्यम से
इन लेखों के अपनी दृष्टि से इसमें प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का देशकाल अत्यंत व्यापक है। अंग्रेजों के ज़माने में हमारे देश की आर्थिक, सामाजिक और राजकीय परिस्थितियाँ कैसी थी, इसका सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। हमारी झूठी संस्कृति, फटीचर बाबू लोगों का आडंबर प्रेम, फिर प्रेम का आर्थिक आधार, देशभक्तों की मानसिक गुलामी आदि अनेक बातों का सजीव चित्र प्रेमचंद जी ने कुशलता से पेश किए। पुनः मैं आपसे बता देना चाहता हूँ उस समय क्या थे, तो कि झूठी संस्कृति, फटीचर बाबू लोगों का आडंबर प्रेम, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश बाबूशाही, फिर सजीव ये प्रेम का आर्थिक आधार और देशभक्तों की मानसिक गुलामी, क्योंकि ये भी जरूरी है कि मानसिक गुलाम ना हो। ब्रिटिश भारत की पुलिस का अत्याचार, उसकी जालसाज, उसकी घूसखोरी आदि का चित्र भी प्रस्तुत हुआ है कि किस प्रकार उस समय की पुलिस जो जालसाजी घूसखोरी करके, जिसको हम भ्रष्टाचार भी कहते हैं, और निरपराधों की अपराधी बनाकर दंडित करवाना, यही पुलिस शासन की सफलता का रहस्य माना जाता था। जिसने कोई गुनाह नहीं किया लेकिन पुलिस चाहती कि उसको हम जेल में डालें, उसको किसी अपराध में डाल दे, उस पर मुकदमा करें, तो हो सकता था उस समय। यानी जो भ्रष्टता थी वो इन दरोगा, इन पुलिस अफसरों में दिखाई देती थी। और उसका उदाहरण है वही जो हमारा उपन्यास का जो नायक है ये रमानाथ। तो रमानाथ जो है वो रमानाथ को झूठी गवाही देने के लिए मजबूर किया जाता है, वरना क्या कहते इस पर हम तेरा जो केस है वो और तुझे जेल से जा, ये प्रलोभन देकर भ्रष्ट तरीके से, गलत रास्ते से ऐसा किया जाता था। हिंदू विधवा स्त्री की समस्या और उनकी आर्थिक पराधीनता पर भी लेखक ने प्रकाश डाला है। हिंदू विधवा स्त्री की समस्या और उसकी आर्थिक पराधीनता, इस उपन्यास में रतन जो है ये इसका शिकार होती है कि जब उसके पति एडवोकेट इंद्रभूषण, जो बड़ी उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है, ये युवा विधवा हो जाती है, लेकिन इनके जो भतीजे हैं बृजभूषण वगैरह, उसने जायदाद से बेदखल कर दिया और कुछ भी दिया नहीं। तो हिंदू विधवा की जो समस्या है और उसकी आर्थिक पराधीनता, क्योंकि जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए, पति नहीं है लेकिन पति के पैसे से वो जी सकती है, लेकिन परिस्थिति ये आती है कि इंद्रभूषण के भतीजे बृजभूषण ने उसको कुछ नहीं दिया और जायदाद से बदखल कर दिया कि तुम चले जाओ। तो लेखक ने ऐसी छोटी छोटी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला है और हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। अनपढ़ लोगों की राष्ट्रभक्ति भी, दिव्य झांकी भी चित्रित की गई है। अनपढ़ लोगों की राष्ट्रभक्ति की दिव्य झांकी भी चित्रित की गई है। जैसे देवी दिन, एक लंबा चौड़ा भाषण लेखक ने बुलवाया उसके मुंह से। देवी दिन था खटिक, अनपढ़ था, फिर भी वो राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति की बात बड़े मनोयोग से करता है। बड़े अच्छे विचार है इस। रमानाथ जैसे मध्यम वर्गीय युवक और उसके
घर का यथार्थ वातावरण लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो उसमें देखा कि रमानाथ जैसे मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम वर्गीय युवक और उसके घर का यथार्थ वातावरण, के मध्यम वर्ग जो है वो कई समस्याओं से, कई आपदाओं से गुजरता हुआ एक ऐसा वर्ग है जिनकी हमेशा ज़रूरतें और जिनकी हमेशा हमेशा अभावों से ग्रसित है, पीड़ित है। इनके अभाव जो है वो सतत बढ़ते रहते हैं, वो कभी पूरे नहीं होते। अगर पूरा करने की कोशिश करते हैं तो इसमें और विघ्न आ जाता है, क्योंकि हर माह में एक बार तनख्वाह आती है और तनख्वाह एक बार आती है, लेकिन ज़रूरियातें हर माह में बढ़ती जाती है। तो इसका भी यथार्थ वातावरण सुंदर चित्र लेखक ने किया है। तो इस प्रकार हमारा चौथा जो तत्व है देशकाल और वातावरण, उसका बड़ा ही अच्छा और सुंदर चित्र हमारे लेखक प्रेमचंद जी ने खींचा है। अब पांचवा जो है वो भाषा शैली है। सशक्त और सजीव गद्य शैली प्रेमचंद की महत्वपूर्ण देन है। सशक्त और सजीव, वाक्य विन्यास की अद्भुत चुस्ती मिलती है। कोमल और चुभने वाले व्यंग्य, बीच में हास्य का पुट, सजीव चित्रण, घरेलू मुहावरे आदि के कारण उनकी भाषा अत्यंत सजीव हो उठी है। परिमार्जित सरल सरस भाषा में ताजगी और प्रवाह मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ताजगी और प्रवाह मिलते हैं। उर्दू शब्दों की बहुलता है। उर्दू के बादशाह है प्रेमचंद। उर्दू शब्दों के बहुलता है। प्रेमचंद मुहावरे के भी बादशाह थे। मुहावरे भी उसको अच्छे उसके ज्ञान था। उनकी वर्णनात्मक शैली भी चुस्ती, उसकी वर्णनात्मक शैली की भी चुस्ती और सफाई देखने ही बनती है। उनकी भाषा में ऐसी प्रभावोत्पादकता है कि हमारे सामने जीवंत शब्द चित्र खड़ा हो जाता है। उनकी भाषा में ऐसी प्रभावोत्पादकता है, प्रभावोत्पादकता यानी ऐसा प्रभाव अपनी भाषा के जरिए वो डालते हैं कि हमारे सामने जीवंत शब्द चित्र खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे आप उपन्यास पढ़ते हैं वैसे वैसे उसका वर्णन आप देखते जाइए तो आपको ऐसा लगे कि ये वर्णन आप हूबहू उनके शब्दों के जरिए आपके सामने एक चित्र, एक बिंब, एक चित्र खड़ा हो जाता है कि रमानाथ और आप शब्द चित्र जबरदस्त, ये उसकी विशेषता थी प्रेमचंद की, जो शब्द चित्र खींचते हैं। प्रकृति वर्णन में अपूर्व फिर शब्द चयन किया गया है। पात्रानुकूल भाषा उनकी भाषा की एक और विशेषता है। जैसा पात्र है, जिस पेशे से पात्र रखता है वैसी भाषा बोले, जिसको कहते हैं पात्रानुकूल भाषा। भावात्मक शैली का प्रयोग करते समय संस्कृत के तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली का प्रयोग करते समय संस्कृत के तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग मिलता है। उनकी भाषा में उनकी अलंकार प्रियता, दिखाई देती है। अलंकार प्रियता, जबकि प्रेमचंद को अलंकार भी प्रिय थे। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा की छटा यत्र तत्र देखने को मिलती है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा की छटा यत्र तत्र देखने को मिलती है। सुक्तियाँ और लोकोक्तियाँ, सुक्तियाँ
और लोकोक्तियां सार गर्भित और अनुभव सिद्ध मिलती है। ये क्या? सार गर्भित और अनुभव सिद्ध मिलती है। उनकी भाषा शैली का सबसे बड़ा दोष है उनके वाक्यों की असाधारण लंबाई, क्योंकि जब हम समीक्षा करते हैं तो सबसे पहले अच्छाई और बाद में जो बुराई है वो भी कहनी चाहिए। कि प्रेमचंद लिखने के बड़े धनी थे और भाषा शैली का अगर सबसे बड़ा दोष हम देखें तो उसके वाक्यों की असाधारण लंबाई कहीं कहीं एक एक पैराग्राफ में एक एक वाक्य आते हैं, असाधारण लंबाई। कहीं कहीं एक ही वाक्य 4-5 लाइन तक विस्तृत हो जाता है। व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी मिलते हैं, कई बार व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी मिलते हैं। तो इस प्रकार हम इनकी भाषा शैली जो है, भाषा और शैली, भाषा का मतलब है कुछ कहना शब्दों के जरिए उच्चारित ध्वनि संकेतों से, और शैली का मतलब है भाषा, रस, रीति, अलंकार, छंद आदि जो बातें आती है उसको शैली कहते हैं, स्टाइल कहते हैं कि भाई किस प्रकार कैसी शैली में, और हर लेखक की अपनी अलग अलग शैली होती है, वो मैंने देखा इसमें। अब अंतिम जो है वो है उद्देश्य। तो उद्देश्य यानी क्या? उद्देश्य किसको कहा जाता है या उद्देश्य क्या है? तो इतना ही हम जानें कि कोई भी कृति, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, कोई भी हो, लेखक न चाहते हुए भी अपनी कथा के जरिए जो प्रस्तुत होते हैं और जिनकी लोग पाठकों को प्रेरणा मिलती है, यानी सीख बोध संदेश हमें मिलता है कि इस प्रकार हमें जीना है, तो उसको हम उद्देश्य कहते हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद जी विभिन्न उद्देश्यों को लेकर हमारे सामने आए हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय हमारे देश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, इसका विस्तृत परिचय देना लेखक का उद्देश्य। हम जानते हैं कि उस समय हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी। आप जानते हैं कि उस समय हम पर अंग्रेजों का राज्य था, अंग्रेज हम पर हावी थे और बहुत सारी बदिया थी हम पर, रोक था, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वैसा नहीं कर सकते, वाणी स्वतंत्रता नहीं था, लोकशाही में जो मिलता है वो उस समय नहीं था। अगर आप अंग्रेज के खिलाफ कुछ भी कार्यवाही, आप कुछ भी बोलेंगे तो बिना कुछ कहे आपको जेल में भी कारागृह में भी डाल देते थे। इन उपन्यास में मध्यम वर्ग के खोखलेपन को सफलतापूर्वक दिखाया गया है। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है? मध्यम वर्ग के खोखलेपन को, जो नहीं है उसको दिखाने की कोशिश करना, यानी खोखलापन है। पुराने और नए आदर्शों एवं मूल्यों के संघर्ष के बीच, पुराने और नए आदर्शों एवं मूल्यों के संघर्ष के बीच पिसते हुए मध्यम वर्ग के संघर्षपूर्ण जीवन को सजीव वाणी देना भी लेखक का उद्देश्य है। पुरानी परिपाटी और नई परिपाटी, पुराने संघर्ष और नया संघर्ष, आदर्श, जीवन मूल्य, इनके बीच मध्यम वर्ग है वो पिसता गया है, या तो पिस रहा था, वो ना इस ओर जा रहा था ना इस ओर जा रहा था। तो एक जो संघर्ष है, जीवन में संघर्ष होना जरूरी भी है, इससे कुछ सीखा जाए, लेकिन पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहे और उस संघर्षपूर्ण जीवन से कुछ सीखना, प्राप्त करना, उस एक बड़ा उद्देश्य है। उच्च वर्ग के प्रभाव के कारण मध्यम वर्ग में जो झूठी सम्मान भावना तथा आडंबर प्रेम जैसी दुर्बलताएं फैल गई थी,
उसे मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। उच्च वर्ग में प्रभाव जो था, उच्च वर्ग का एक प्रभाव था, तो मध्यम वर्ग में झूठी सम्मान भावना, उस प्रकार बनने की कोशिश और आडंबर जैसी दुर्बलता उसमें फैल गई थी। उदाहरण है हमारा रमानाथ। जब पहली बार वो इंद्रभूषण एडवोकेट के घर जाता है तब 135 रुपये का खर्च कर देता है। नई घड़ी, नए सैंडल, सब कुछ नया लेकर जाता है, क्योंकि उसका कहना है किसी को मिलना है तो थोड़ा ठाट बाट से मिला जाए। और क्या कहता है, वहाँ भी डिंग मारता है। ठीक है, जाने का इरादा था, वकीलात करने में, इस पेशे में आने का इरादा जाने का था, लेकिन मैं देखता हूँ कि फ़िलहाल वकीलों की क्या हालत है, इसलिए छोड़ दिया। यानी जो नहीं है वो बनने की कोशिश करना, वकील के सामने ही उसका इस प्रकार व्यंग करना, यानी इस प्रकार अपने आप को बढ़ा चला कर कि तुम्हारे से ये पैसा मेरा जो है चुंगी ऑफिस में मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। तो ये दुर्बलताएं हैं वो सामने आई है, और उसको लेखक ने बड़े मार्मिक ढंग से, सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत किया है कि आज का जो युवा है वो किस प्रकार अपने आप को निम्न मानने को तैयार नहीं है, तो मध्यम मानने को तैयार नहीं है, या तो जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कम पैसों की नौकरी करता है, कम रुपयों की नौकरी करता है, लेकिन बढ़ा चला कर अपना तनख्वाह भी कहता है, क्योंकि समाज में अपना एक रुतबा प्रस्तुत करना है कि भाई मैं भी हूँ। तो ये बात, ये उद्देश्य जो है वो रमानाथ के चरित्र के जरिए लेखक ने प्रस्तुत किया है। उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं की पोल खोलना, उनकी स्वार्थवृत्ति का उद्घाटन करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। जो स्वार्थवादी नेता थे, मात्र अपना ही स्वार्थ जानना, मात्र अपना ही स्वार्थ देखना। मैं आज एक व्यक्ति यानी एक महामानव को याद करना चाहता हूँ इस समय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति थे भारत के, लेकिन फिर भी कितनी संपत्ति थी उसके पास, और राष्ट्रपति के भाई, भतीजे, परिवार, देखो कि कितनी दारुणीय अवस्था में। पंचर की दुकान थी उसके भाई की, एक कहीं और काम करे, कहीं और काम करे, वरना दूर दूर के रिश्तेदार भी अरबपति हो जाते हैं। तो ऐसे महामानव को नमन करने का मन होता है कि बिना स्वार्थ अपनी बात कहना, बिना स्वार्थ अपना कार्य करना है, और जो उत्तरदायित्व उसको मिला है, सौंपा गया है भारत का संविधान का, तो उसका यथेष्ट पालन करना बहुत जरूरी है। बाकी तो स्वार्थ होती ही है, अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए किसी और का अगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो तो नुकसान भी ये लोग कर देते हैं। तो देवीदीन द्वारा लेखक ने ऐसे स्वार्थी नेताओं को हमारे सामने खुला कर दिया है। स्वराज की रूपरेखा के बारे में भविष्यवाणी भी की गई है कि हमारा जो स्वराज्य है वो कैसा है, वो देवीदीन के जरिए उसने बताया। सुराज्य यानी राम राज्य की जो परिकल्पना है कि सर्व सुखिनाम भवतु सर्वबंधु पश्चान्ति, कि सभी लोगों का कल्याण हो। हम ईश्वर से मानते हैं तो सब लोगों का कल्याण ही मानते हैं कि आज के दौर में इस महामारी से सब मुक्त हो जाए और सबका कल्याण हो। अपना निजी स्वार्थ, अपना और परिवार का कुछ नहीं, लेकिन सबका, पूरे विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण तभी हो जो हम में अच्छे विचार हों,
विश्व कल्याण या विश्व बंधुत्व की भावना, कि पूरा विश्व जो है वो हम सबका है। और लेखक ने, प्रेमचंद जी ने ये भविष्यवाणी की थी। स्वराज किसको कहते हैं? स्वराज, यानी अपनी कल्पना का जो भारत है वो कैसा भारत है? तो वो भारत जो श्रेष्ठ हो, सब इसमें मिले। आगे देखें तो नारी का आभूषण प्रेम और इसके उत्पन्न विकट परिस्थितियां का बयान करना भी लेखक का उद्देश्य रहा है। सबसे पहले नारी का आभूषण प्रेम। आभूषण सबको प्रिय होते हैं, नारी को ज़्यादा प्रिय होते हैं, लेकिन उस प्रेम की वजह से, आभूषण के प्रेम की वजह से जो विकट परिस्थिति आई, वो झालपा के चरित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। भारतीय नारी की त्याग भावना और सेवा परायणता को हमारे सामने रखना उनका एक और उद्देश्य है। दो बातें इसमें है, एक तो त्याग भावना है और दूसरी सेवा परायणता है। तो भारतीय नारी त्याग की देवी है, त्याग की मूर्ति है, वो त्यागी है और इसमें त्याग भावना भरसक है। वो अपना निजी स्वार्थ नहीं देखती, त्याग देती है सब कुछ। फिर सेवा परायणता, यानी अपने पति के लिए अपने सास ससुर की सेवा करती है, उसको पिता तुल्य मानती है, माता तुल्य मानती है और सबकी सेवा करती है। सेवा परमो धर्म, हो सके इतनी सेवा करें। और सेवा कैसी होती है? तो निस्वार्थ सेवा होती है। बिना स्वार्थ हम किसी का अच्छा करें, बिना स्वार्थ हम किसी को काम आए, बिना स्वार्थ हम किसी के लिए कुछ करें, वो सेवा सही और अच्छी सेवा है। स्वार्थ सहित सेवा तो सब करते हैं, निजी स्वार्थ के लिए तो हर व्यक्ति दौड़ता है, सेवा करता है। जो कुछ अपने लिए करता है वो सेवा नहीं है, लेकिन किसी और के लिए कुछ जिया जाए। कहीं छोटा सा अकस्मात हो और आप वहाँ रुके और उसको मदद करें, आप एम्बुलेंस बुला में उसकी मदद करें, तो एक सेवा है। और मैं मानता हूँ कि की हुई सेवा कभी विफल नहीं होती। कोई ना कोई रूप से, कोई ना कोई प्रकार से वो सेवा का बदला ईश्वर हमें देता ही है। आभूषणों की दुनिया में जीने वाली झालपा समय आने पर विलास और वैश्वर्य का बलिदान कर देती है। ये हमने देखा इस उपन्यास में कि उनके लिए सब कुछ था आभूषण, लेकिन वो एक समय पर उनको ठोकर मारकर छोड़ देती है। ये भी जरूरी है। वेश्या भी आदर्श नारी बन सकती है, यह बताना भी लेखक का एक और उद्देश्य है कि वेश्या के जीवन में भी परिवर्तन आते हैं और वह भी एक आदर्श नारी बन सकती है। जोहरा के माध्यम से इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने बताया है। जोहरा वेश्या थी, लेकिन अच्छे संपर्क में आकर एक आदर्श नारी की प्रस्थापना, आदर्श नारी बन सकती है। तो इस प्रकार अलग अलग रूप से हमारे सामने उद्देश्य बताए हैं। पुलिस और अधिकारियों की स्वार्थवृत्ति, उनकी जड़ता पर प्रहार करना तथा 60 वर्षीय बूढ़े लोग 20 साल की युवतियों से शादी करके अपने जीवन को बर्बाद करने वाले लोगों पर प्रहार करना भी लेखक का उद्देश्य है। तो पुलिस और अधिकारियों की स्वार्थवृत्ति, यानी अपनी पदोन्नति के लिए, अपनी तरक्की के लिए वो रमानाथ जैसे युवकों को फांसते हैं और उनको झूठ बोलने के लिए, झूठी गवाही देने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो 60 वर्षीय बूढ़े लोग यानी इंद्रभूषण जैसे एडवोकेट लोग 20 साल की यानी रतन के साथ शादी करते हैं और उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों पर यानी इस उम्र में इस प्रकार विवाह करना योग्य नहीं है, ऐसा लेखक ने बताया है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे उद्देश्य इस उपन्यास में लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। वो इसमें सफल रहे हैं, पूर्ण रूप से सफल रहे हैं।
ऐसा हम कह सकते हैं। तो आज हमने ये जो प्रश्न है कि उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर गबन उपन्यास की समीक्षा कीजिए, आलोचना कीजिए, समालोचना कीजिए, मूल्यांकन करें, वो पूरा किया। आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से इस प्रश्न को तैयार करना, ये अनिवार्य तौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबकी कुशलता की कामना करता हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और जो जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उस पर आप काम करें। अब बाहर मत निकलें, मास्क पहने, ये सारी जो उसकी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की, उसका आप पालन करेंगे और स्वस्थ रहे, घर पर रहे, परिवार का ख्याल रखें। और इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।